शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी समीना शेयर कर रही है। समीना कहती है, हम लोग इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 12 साल पुरानी बात है। मेरे अब्बू के कज़न थे, वो लोग एबटाबाद में रहते थे। उनकी बेटी की शादी थी, हम लोग इनवाइटेड थे। दिसंबर का महीना था, सख्त सर्दी थी। वैसे भी उन इलाकों में सर्दी बहुत शदीद होती है। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि 2 दिन पहले ही हम लोग एबटाबाद के लिए निकल जाएंगे। हम लोग सारी फैमिली थे, जिनमें हम लोग 3 बहनें, मेरा एक भाई और अम्मी अब्बू थे। हम लोग सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे उस शादी को अटेंड करने के लिए, क्योंकि पहली बार हम लोग इस तरह से अपने शहर से बाहर जा रहे थे कोई शादी अटेंड करने। तो हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे, बहुत सख्त सर्दी थी। शाम 7 बजे के करीब हम लोग वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर उनका जो घर था खासा बड़ा घर था। उन लोगों ने सब जो उनके लिए दूसरी मंजिल पर सारा सेटअप किया हुआ था कि वहाँ पर उनको ठहराया जाएगा। हम लोग भी इनमें से ही थे। हम लोगों के बहुत क्लोज नहीं थे, वो अब्बू के कज़न थे। तो वो जो जिन आपी की शादी थी, फ़ाइज़ा नाम था उनका, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उनकी शादी थी, लेकिन वो कुछ जैसे थोड़ी देर के बाद पता नहीं अपनी अम्मी से क्या बात करती थी। उनकी अम्मी फिर उनको लेकर जाती थी, जिस तरह से उनके ऊपर कुछ तावीज़ात और जैसे नज़रें बद उतारते हैं ऐसे करती थी। हमें लगा कि शायद नज़रें बद उतार रही है कि उनकी बेटी को नज़र ना लगे। उनकी इकलौती बेटी थी और वो लोग बहुत खुश थे। अभी तो मेहंदी के फंक्शन शुरू होने थे। हम लोग शादी से 2 दिन पहले पहुंच गए। हम लोग सब थके हुए थे, उनके और भी मेहमान आए हुए थे। उनकी अपनी खाला पुप्पो वगैरह सब आई हुई थी। तो ऊपर वाली मंजिल पर तकरीबन 3 कमरे थे। वहाँ पर एक कमरा उन लोगों ने हम लोगों को दे दिया, हम लोगों की पूरी फैमिली को, और बाकी के जो उनके कमरे थे उनमें उनके बाकी के गेस्ट थे। अब अब्बू और भाई जो थे वो मर्दों में चले गए। अम्मी नीचे वो जो ख़वातीन थी, आंटी, उनके पास बैठी हुई थी। हम लोग थोड़ी देर फ़ाइज़ा आपी के पास बैठे। उसके बाद हम लोग तीनों बहनें ऊपर आ गई। हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट करना था। अभी 9 बजे का टाइम हुआ तो मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो अम्मी के पास चली गई, और जो सबसे छोटी है वो वहीं पर लेटी सो गई। मैं भी पास से लेट गई। थोड़ी देर के बाद मेरी आँख खुली, मैंने टाइम देखा तो 10:30 पौने 11 हो रहे थे। तो मेरी जो सिस्टर थी 2 बार बुलाने आई थी कि आकर खाना खा लो। मैंने अपनी छोटी सिस्टर को भी जगाया। हम लोग सारी खाना खाने के लिए नीचे चले गए। अब वहाँ पर जिस जगह पर उनका घर था, हवेली नुमा घर था, वहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे थे मोबाइल के। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मुझे कॉल आई, तो मैं उससे बात करने के लिए ऊपर चली गई। मुझे फ़ाइज़ा आपी ने कहा कि ऊपर सिग्नल आएंगे, यहाँ पर मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आते। मैं मोबाइल लेकर ऊपर चली गई। अब जिस तरफ हम लोगों का रूम था वहाँ पर मैंने थोड़ी देर बात की। उसके बाद मैं चलती बाहर सहन में आ गई। वहाँ पर एक कोने से कुछ सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही थी। मैं उनके घर की 3री मंजिल पर चली गई। जैसे मैं उनके घर की 3री मंजिल पर गई, ऊपर इतना बड़ा छत था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। चांद की चांदनी थी, एक ठंडी हवा भी चल रही थी। बहुत ज़्यादा शदीद ठंड थी, धुंध भी थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम धुंध नहीं थी। उस दिन थोड़ी सी धुंध कम थी। मैं वहाँ पर बात करने लगी तो एकदम से मुझे बहुत ठंड लगी और मैं एक दीवार के साथ लग के कोने में बैठकर बात करने लगी। जैसे ही अभी मैं उधर बैठी हुई थी, एकदम से मुझे लगा कि जिस तरह से मेरे बालों को पीछे से किसी ने खींचा है। अब मैं तो दीवार के साथ सर रख के बैठी थी, वहाँ से भला कौन मेरे बालों को खींच सकता है। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, मेरे बाल कहीं ये दीवार है तो किसी ईंट वगैरह के साथ अटक गए होंगे। मैं थोड़ी सी आगे हो गई। जैसे मैं थोड़ी सी आगे होकर बैठी तो बकायदा मेरे सारे बाल किसी ने पकड़ कर खींचे। मेरी तो चीख निकल गई। मैं उठी, मैंने फ़ोन बंद किया और मोबाइल टॉर्च से मैंने देखा वहाँ कुछ भी नहीं था, बिल्कुल प्लेन दीवार थी।
इतने ज़ोर से मेरे बाल किसी ने खींचे कि मुझे दर्द शुरू हो गया। मैं थोड़ी सी डर गई। मैं तेज़ी से भागती हुई सीढ़ियों पर आई और नीचे उतरने लगी। अभी मैं सीढ़ियों के दरमियान में थी तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरे पीछे कोई बोला है। मुझे बोलने की आवाज़ आई। आवाज़ ऐसी थी जिस तरह से थी किसी लड़की की, औरत की आवाज़, लेकिन थोड़ी सी भारी आवाज़ थी। मैंने पलट कर देखा, मुझे चेहरा नहीं नज़र आया, मुझे चमकती हुई जैसे आंखें नज़र आईं और बाकायदा एक इंसानी हाइट जितनी मुझे आंखें नज़र आईं। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा होगी। मैं भागी नीचे आई। मैंने अपनी बहनों को ये बात बताई। उन लोगों ने मुझे कहा कि चुप करो, यहाँ पर ऐसी कोई बात ना करना, ऐसा ना हो कि अब्बू कहें कि यहाँ पर ये लोग पहली बार आए हैं और इन लोगों ने ये बातें शुरू कर दी हैं। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने मुझे चुप करवाया। मेरे सर में बहुत सख्त दर्द शुरू हो गया था। इतनी ज़ोर से मेरे किसी ने बाल खींचे थे। अब उन लोगों को जो फ़ाइज़ा अपी थी वो अपनी शादी की चीज़ें दिखाने लग गई कि ये कुछ बनाया है। मेरे से वहाँ पर बैठा नहीं जा रहा था। मैंने चाय ली और ऊपर कमरे में आ गई। आकर मैंने कमरे में बैठकर चाय पी, थोड़ी देर मोबाइल यूज़ किया, लेकिन मेरे से कुछ हो ही नहीं था। रबा मुश्किल मैं चाय पीने तक बैठी हुई थी। चाय पीकर मैंने कप साइड पर रखा और मैं लेट गई। मैंने खुद उठकर कमरे की लाइट ऑफ की थी। अभी मुझे लेटे हुए तकरीबन 10-15 मिनट ही हुए होंगे। बाकायदा मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से कमरे की लाइट स्विच बोर्ड से किसी ने ऑन की है, जैसे स्विच नीचे करते हैं और आवाज़ आती है। कमरे की लाइट ऑन होगी, मुझे लगा कि शायद मेरी बहनों में से कोई आया होगा, लेकिन दरवाज़ा तो खुला ही नहीं था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है बाकायदा। दरवाज़ा नहीं खुला था तभी एकदम से मध्यम सी आवाज़ में जिस तरह से कोई गुनगुनाता है। मेरे सर में तो पहले शदीद दर्द हो रहा था और मुझे थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी मेरे सर में ऐसे लग रही थी जैसे कोई बहुत भारी चीज़ उठा कर मेरे सर में मारा, हथौड़े मार रहा है जैसे। तो मैंने अपनी छोटी बहन का नाम लेते हुए कहा, मारिया मत गाओ गाने, मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द है। अभी मैं ये कह रही थी, वो जो गुनगुनाने की आवाज़ थी वो और तेज़ हो गई। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया तो मैंने ब्लैंकेट अपने चेहरे से हटाया और कहा कि तुम्हें मना किया ना गाने ना गाओ। देखा तो सामने बिल्कुल एक कोने में दीवार के ऊपर शीशा लगा हुआ था। ड्रेसिंग टेबल नहीं था, मिरर लगा हुआ था, जैसे हैंग किया होता है वॉल के साथ एक डेकोरेशन बनाकर। उसके आगे मैंने एक लड़की को खड़े देखा। वो लड़की इतनी काले रंग की थी जिस तरह से कोयला होता है। सर पे बाल नहीं थे, बिल्कुल गंजी थी। हाथ ऐसे थे जैसे ढांचा होता है, जैसे बाकायदा हम लोग ढांचा देखते हैं वैसे ही हाथ थे। और वो उस आईने में खड़ी होकर जैसे अपने आप को देख रही थी और कुछ बोल रही थी। जिस्म इतना अजीबो गरीब सा था, पता नहीं वो क्या चीज़ थी। मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आती वो थी क्या। मैं उसको खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ। एकदम से जिस तरह से मैंने देखा तो मेरी एकदम से मैं खौफज़दा हुई और मैंने ब्लैंकेट ऊपर कर लिया। अब मेरी ऐसे जैसे मेरी सांस रुक जाएगी। वो आवाज़ फिर से मुझे आने लगी। जो ही मैंने ब्लैंकेट हटा कर देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा वहम है, मुझे वहम आ रहा है बार बार। जैसे मैंने छत पर वो चमकती हुई आंखें देखी, अब मुझे ये भयानक चेहरे वाली एक लड़की नज़र आई, शायद मेरा वहम है। फिर मैंने सोने की कोशिश की। जैसे मैंने सोने की कोशिश की मुझे बाकायदा ऐसा लगा मेरे सर के ऊपर बहुत भारी चीज़ किसी ने रख दी है। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा लग रहा मेरा सर दब जाएगा। पता नहीं मैंने किन हालों से अपना वो सर छुड़वाया। मैं बोलने की, चिल्लाने की, चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज़ मेरे गले से बाहर नहीं जा रही थी। मैं पसीने से भर चुकी थी। अल्लाह का कोई करम हुआ मेरे पर कि मैं उस चीज़ से बाहर निकली। मैं उठकर बैठी, मैं कांप रही थी। उस टाइम कमरे में बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी, जिस तरह से बाकायदा पता नहीं किस चीज़ का वो ताफून है, गंदगी है। अब मेरा वहाँ पर बैठना मुश्किल हो गया था। मैं उठी, मैं कमरे से बाहर जैसी भागी, मैं नीचे आई सीढ़ियों से। सब बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा क्राउड था, मुझे और भी बहुत मेहमान थे। मेरी ऐसी हालत देखकर अम्मी वगैरह थोड़ा सा, अम्मी डर गई, मेरी बहनें भी, कि इसको पता नहीं क्या हुआ है। मेरी बड़ी बहन भागी भागी मेरे पास आई और कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हें? ना तुमने जूता पहना है, ना शॉल ली है, ये ऐसे कैसे बाल बिखेर कर आ गई? मैंने उससे कहा कि जल्दी आओ, मेरी बात सुनो। मैंने उससे कहा, मुझे तो ऊपर कोई बड़ी भयानक चेहरे वाली लड़की नज़र आ रही है और वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। मेरे से उस कमरे में नहीं सोया जा रहा। उसने कहा कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही हो, और मैं तुम्हारे साथ ऊपर चलती हूँ। मेरी बहन मुझे अपने साथ लेकर ऊपर आ गई। हम लोग दोनों जब कमरे में आई, उस वक्त भी कमरे से स्मेल आ रही थी। वो भी कहने लगी कि कमरे में ऐसे तो स्मेल पहले बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, ये किस चीज़ की स्मेल है?
मैंने उससे कहा कि यही तो स्मेल कब से आ रही है कमरे में, और यहाँ पर इस शीशे के सामने मैंने एक बहुत खौफनाक लड़की को खड़े देखा। उसके सर पर बाल नहीं है, वो बहुत काले रंग की है, उसका इतना अजीब भयानक सा चेहरा है। यहाँ पर खड़ी थी और मेरे सर पर किसी ने बहुत ज़ोर से जैसे वेट भी डाल दिया। उसने कहा कुछ नहीं होता, तुम इधर मेरे पास आओ, तुम बेड पर लेट जाओ, मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ। मेरी बहन वहाँ पर बैठ कर मोबाइल यूज़ करने लगी और मैं उसके पास ही जैसे लेटी हुई थी, मेरी कहीं आँख लग गई। थोड़ी ही देर गुजरी, मेरी बहन जो है वो कहीं नीचे चली गई या पता नहीं क्या हुआ, वो बाहर निकली होगी। एकदम से मुझे महसूस हुआ कि मेरे चेहरे के ऊपर कोई हाथ फेर रहा है। अब मेरी नींद बहुत कच्ची है, यहाँ तक कि कोई मेरे पास से भी बड़ी तेज़ी से गुजरे तो मेरी आंख खुल जाती है, जूतों की आहट से भी, इतनी कच्ची नींद है मेरी। और वो मेरे चेहरे पर हाथ फेर रही थी तो मुझे लगा शायद मेरी बहन ही है। तो मैंने कहा कि सदफ मत करो, मेरे चेहरे पर हाथ मत फेरो। एकदम से फिर वही गुनगुनाने की आवाज़ आई। बस वो जो एक लम्हा था, मेरी जब आँख खुली, वो भयानक चेहरे वाली मखलूक बिल्कुल मेरे पास थी, बिल्कुल मेरे करीब बैठी हुई थी, मेरे चेहरे पर हाथ फेर रही थी। वो इतनी भयानक थी, उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी और उसकी आंखों में जिस तरह से वो ब्लैक आई बॉल नहीं था, सफ़ेद आंखें थी, बिल्कुल जिस तरह से इतनी छोटी सी नोज़ थी कि जिस तरह से एक निशान होता है, और इतने भयानक दांत थे जो मुंह से बाहर थे। मैंने उसको अपने बहुत करीब देखा। बस वो लम्हा ऐसा था कि मुझे लगा कि शायद अब मैं नहीं बचूंगी। मैंने पूरे होशो हवास से जितनी मेरी हिम्मत थी मैंने चीख मारी। जैसे मैंने चीख मारी, वो एकदम से जिस तरह से बाकायदा वो चीज़ उठकर भागी है, तो मेरी बहन बाहर से भागी भागी आई कि क्या हुआ तुम्हें। मैंने अपनी बहन को देखा, मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे आसपास सब थे, उनके घर वाले भी, मतलब जो फायजा आपी थी, उनकी अम्मी अब्बू सब थे, आंटियाँ, सब उनके जो रिश्तेदार थे कि पता नहीं क्या हो गया। मेरे चेहरे के ऊपर नील के निशान, गर्दन के ऊपर नील के निशान थे। मैंने उन सबको, अम्मी को बताई सारी बात रो रो के। फायजा आपी और उनकी अम्मी जो थी वो बड़ी परेशान हो गई। थोड़ी देर के बाद उनकी ही एक फूफो थी, बुजुर्ग थी, उन्होंने मुझे दम करना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने मुझे दम करना शुरू किया, एकदम से बाकायदा ऐसा लगा जिस तरह से उनका गला कोई चीज़ दबाने लग गई है। अपने गले पे हाथ रख के चीखें मारने लग गई। उनको जल्दी से पानी दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, इसके ऊपर किसी बहुत सख्त मखलूक का बसेरा है, वो चीज़ इसके ऊपर अभी भी है। जब उन्होंने ये कहा, मैंने तो रोना शुरू कर दिया। अब 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। अब अब्बू भी बड़े परेशान, भाई भी। वो जो अंकल थे, अब्बू के कज़न, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक हम लोगों के इलाके में एक बुज़ुर्ग है, अगर तो वो जाग रहे हुए तो अभी उनको बुला कर ले आते हैं, क्योंकि रात का टाइम है, कहीं कोई मसला ना बन जाए। अब्बू उनके साथ गए, 3-4 लोग मिलके, उनके घर से वो दूर थे, वहाँ पर गए। जाके उनके घर पर दस्तक दी। काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा वो तो सो रहे हैं। फिर लोगों ने मजबूरी बताई कि मेहमान आए हुए, शादी वाला घर है, तो ये मसला बना हुआ है। खैर वो बुज़ुर्ग जाके आधे पौने घंटे के बाद अब्बू जो है उनको लेकर साथ आए। जैसे वो बुज़ुर्ग वहाँ पर आए तो एकदम से उन्होंने कहा कि सारी जितनी भी यहाँ पर बच्चियाँ हैं अनमैरिड, वो सारी कमरे से बाहर चली जाए, जो दुल्हन है ख़ास तौर पर इस हिस्से में भी ना आए। अब अम्मी जो है, अम्मी भी वहाँ थी, सारी उनकी जो वहाँ पर अम्मी की एज की जितनी भी आंटियाँ थी सारी वहीं पर थी। वहाँ पर उन बुजुर्ग ने पानी दम किया और कहा कि ये पानी पियो। जैसे मैंने पानी पिया, वो मुझे पानी ऐसा लगा जिस तरह से वो जहर कड़वा पानी है। मैंने कहा कि नहीं पिया जा रहा, बहुत कड़वा पानी है। उन्होंने कहा वो मखलूक तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे साथ इस वक्त एक चुड़ैल आफत है और ये तुम्हारे पीछे आई है जब तुम अकेली आधी रात को ऊपर गई हो। ये खुले इलाके, यहाँ पर बेतहाशा जिन्नात हैं, और वैसे भी इस घर में जहाँ पर शादी है यहाँ पर भी एक चुड़ैल का बसेरा है, और इनकी बेटी की शादी है। इनकी बेटी का भी इलाज हुआ है तब जाकर उसकी शादी हुई है, वरना उसकी शादी होती ही नहीं थी। अभी भी उसके गले में तावीज़ है। बड़ी मुश्किल से उसकी ये शादी का काम शुरू हुआ है, नहीं तो कोई ना कोई नुकसान हो जाता था। अब जब उस मखलूक ने हमला करना था, ऊपर तुम चली गई, तो उसने हमला तुम पर कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ अनमैरिड लड़कियों के ऊपर ही हमलावर होती है। वो जो पिछल पैरी चुड़ैल आफत है, तो वो तुम्हारे पीछे तुम्हारे साथ है। मैंने उसका हुलिया भी बताया। उन्होंने कहा वो अपने असल रूप में तुम्हारे सामने आई है।
और इसी तरह से असल रूप अपना उसी पर जाहिर करती है जिसके ऊपर इसने बसेरा करना होता है। उसके बाद उन्होंने पानी दम करके दिया, मुझे दम किया। एक काले रंग की डोरी जो थी उन्होंने कहा कि गले में पहन लो, वो नज़दीक नहीं आ सकेगी, तावीज़ सुबह दूंगा, तावीज़ अभी नहीं दे सकता। वो डोरी उन्होंने बांध दी। वो डोरी बांधने के बाद मेरे कंधों पर बहुत ज़्यादा एक बोझ सा था और ऐसा था जैसे कान बंद हो चुके हैं। थोड़ी देर के बाद मेरी हालत ठीक होने लगी, अम्मी डर गई। वो मुझे खसूसी तौर पर ये कह के गए थे कि 3 दिन से पहले इसको यहाँ से लेकर नहीं जाना, वरना सारी ज़िंदगी वो चीज़ इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। यहीं से इसके पीछे आई है, यहीं से पीछे करनी पड़ेगी। उसके बाद अम्मी बताती हैं कि उन्होंने जो फाइज साहब पे थी उनको भी दम किया, क्योंकि वो भी ज़रा उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। वो पहले ही आसिफ ज़दा थी, उनके ऊपर ही ये मखलूक थी जो उनके घर में रहती थी। इसी वजह से उस मखलूक का उन पर भी बसेरा था। हमें तो अगर पता होता इन चीज़ों का हम तो कभी भी वहाँ ना जाते। रात भर मैं डरती रही। अम्मी मेरी बहनें मेरे पास ही थी, वो लोग मुझे अकेला 1 मिनट भी इन्होंने नहीं छोड़ा। सुबह फिर मुझे बुखार था। वो बुज़ुर्ग फिर आए 12 बजे के करीब। उन्होंने दम किया और एक तावीज़ मेरे गले में पहना दिया और कहा इंशाल्लाह वो करीब नहीं आएगी, अब एक दम शाम को करना है और इसके बाद 2 दम कल होने हैं, फिर वो चीज़ इसके पीछे नहीं आ सकेगी। अभी वो इससे पीछे हट चुकी है। मेरे से उन्होंने पूछा कि डोरी गले में बांधने के बाद क्या तुम्हें दोबारा नजर आई है? मैंने कहा कि नहीं, मैं रात भर डरती तो रही हूँ लेकिन मेरे सामने कुछ नहीं आया। जो फाइजा आपी थी उनके साथ थोड़ा सा हुआ हादसा जिससे उनकी मेहंदी थी, तो वो कहती हैं कि मैं जब वो मेहंदी के लिए तैयार हो रही थी और भी लड़कियाँ थी पास, तो वो कहती हैं कि उन लड़कियों के रूप में मुझे वो चीज़ नजर आई है। फिर बुजुर्ग को बुलाया गया, फिर उन्होंने दम किया, पूरे घर पर हिसार किया और उन्होंने कहा कि 11 दिन तक इनकी जो तीसरी मंजिल है वहाँ पर कोई नहीं जाएगा। वहाँ पर उन्होंने 3 ईंटें सीढ़ियों के दरमियान में रख के उनके नीचे एक एक तावीज़ रखा और कहा कि 11 दिन इन ईंटों को कोई भी नहीं छेड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो नीचे नहीं आ सकती। उस चीज़ को उन्होंने बाकायदा ऊपर कैद किया, बंद किया। अगले दिन फिर मुझे दम किया गया। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मेहंदी का फंक्शन उसी दिन हमें वहाँ पर आ गया, क्योंकि उस दिन मुझे आखिरी दम होना था मगरिब के बाद और इतनी रात को हम लोग वहाँ से निकल नहीं सकते थे, इन्होंने मना किया था। फिर अगली सुबह हम लोगों को वो रोकते रहे कि आप लोग रुक जाएं, अब आप लोग आए हैं, शादी अटेंड करके जाएं। लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं तो एक दिन भी बिस्तर से नहीं उठ सकी। तो अम्मी ने माजरत कर ली और मुझे लेकर वापस आ गए। हम लोगों ने शादी भी अटेंड नहीं की। इतने खौफनाक वो 3 दिन थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना डर कभी महसूस नहीं किया। कि मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद कभी भी, आज 12 साल हो गए, हम लोग उनके घर नहीं गए। फाइजा आपी की शादी तो हो गई लेकिन वो अभी भी बेऔलाद है। जहाँ से भी जाती हैं, इलाज वगैरह करवाती हैं, वो सब यही कहते हैं कि आपके ऊपर कोई आसेब है जो आपके हाँ औलाद नहीं होने दे रहा। तो अल्लाह करे उनके ऊपर से वो तकलीफ़ हट जाए और अल्लाह उनकी गोद हरी कर दे। आमीन। आप सब दुआ कीजिएगा। उसके बाद भी कुछ अर्सा मैं बीमार रही। इन बिटवीन भी मेरे साथ 1-2 हादसे हुए थे, लेकिन वो चीज़ मेरे करीब नहीं आ सकी। लेकिन मैंने उस चीज़ को 1-2 जगह और भी देखा था। मैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मेरी एक कहानी थी सर्दियों की। वो 3 रातें मैं कभी नहीं भुला सकती, जनवरी की, जो बहुत भयानक थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया समीना आपका। लिसनर्स, ये मैंने अक्सर जगह पर सुना है। बाज़ औक़ात कुछ जगह ऐसी होती हैं या कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर ऐसे जन्नात, भूत प्रेत, चुड़ैलें आती होती हैं जो लड़कियों पर हावी हो जाती हैं। फिर उनकी शादियों में बहुत मसले मसाइल बनते हैं, अल्लाह रहम करे। और बाज़ जगह पर मैंने ये भी सुना है कि कुछ घरों में ये भी होता है जहाँ पर शादी का फंक्शन हो, वहाँ पर भी ये मखलूक़ात हमलावर होने की कोशिश करती हैं। अल्लाह रहम करे। अल्लाह हमेशा हर किसी को ऐसी मुसीबतों से महफूज रखे। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी yashinvik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में बहुत ड्रावनी कहानियाँ आएगी, इसको विज़िट करिएगा। मुझे नाना जी की कहानियों वाले चैनल को भी मोनेटाइज़ करवाना है, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। इंशाल्लाह कोनी सैटरडे में भी स्टोरी जल्दी आएगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट और साथ की ज़रूरत है।
स्केरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ज़रूर दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।